तो कोरोना को लेकर हो रही राजनीति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि आखिर कोरोना पर राजनीति कौन कर रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीनू अग्रवाल जी, बहुत देर से आप हाथ उठा रही थी, कुछ कहना चाह रही थी मैम, आप बोलिए। जी, अत्रे साहब अभी बात कर रहे थे नेतृत्व की, और अभी उन्होंने बताया कि पोलियो को मुक्त करने में शायद 30 या कितने साल उन्होंने बताए, मलेरिया को मुक्त करने में कितने। आप बताइए, जब आप 0 क्लास से शुरू करते हैं, LKG से शुरू करती हैं, वहां से 10वीं तक पहुंचना मुश्किल है, या 10वीं से फिर BA तक पहुंचना मुश्किल है? एक चीज जो टेक्नोलॉजी शुरू हुई कांग्रेस के टाइम में, उन्होंने कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट खड़े किए, और उन्होंने इस देश को कहां से कहां पर तरक्की पर लाकर खड़ा किया, और आप उस पर सवाल उठाते हैं। आपको बनी बनाई मिली, आपको ठीक है कुछ कमियां रही होंगी, आपको सत्ता में आने का मौका मिला और आप आए, उस बनी बनाई को आपने और आगे बनाया, लेकिन आप उसमें क्रिटिसाइज करें कि आपने क्या किया, तो ये तो खैर आपकी आदत है, बात छोड़ दीजिए, उसको एक साइड में कर देते हैं। दूसरा, नेतृत्व की बात अभी कर रहे थे अत्रे साहब कि इनके नेतृत्व में क्या हुआ। मैं आपके नेतृत्व में नहीं, आपके कुशासन में बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ। देखिए, बेरोजगारी नंबर 1, भ्रष्टाचार नंबर 1, जो कर्ज हमारे प्रदेश पर 60,000 करोड़ रुपए था जब आपकी सरकार आई, आज वो 2 लाख करोड़ से ऊपर है वो कर्ज। महंगाई दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है, हर तरह से गरीब परेशान है, मारामारी है, प्रदेश में क्या नहीं हो रहा है। और आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं। अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है मैम, बोलिए 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 विनू जी। देखिए, और ऊपर से आप, अगर मैं और इस बात को आगे ले जाऊं, अगर मैं आपके घोटालों की इस टाइम बात खोल दूं कि कोरोना काल में, लॉकडाउन के, आपने किस तरह से आपदा को अवसर बनाया, कितने घोटाले आपके राज में, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, कितने घोटाले आपके राज में हुए। आज हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आप ये देखिए कि पेपर लीक्स हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, भर्तियां हो ही नहीं, किस तरह से आपने हरियाणा को पीछे फेंक दिया है। और आप बात करते हैं नेतृत्व की, किस तरह के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, आप उसका जवाब दें। ठीक है, अत्रे साहब। अमित जी, ऐसा है, जो बहन जी ने कहा, कुछ चीजें मैं सुन नहीं पाया, मेरा फोन जो है कनेक्ट नहीं था। हाँ, वो देख पा रहा था सर मैं आपको। जी, वहां से जवाब देता हूँ। देखिए, बहन जी ने ये कहा कि घोटालों की पोल खोल दूं, तो बहन जी किसने मना किया आपको? आपके नेताओं ने को किसने मना किया? अगर सरकार में कोई घोटाला हुआ है, खोलिए पोल, जाइए कोर्ट के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। झूठ बोल के झूठ की राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। आपने कहा हरियाणा बेरोजगार बन गया, राजनीति के नाम पर तो आप, अरे बहन जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए बहन जी। देखिए, कांग्रेस ही क्या कर रहे हैं, एक झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश लगातार कांग्रेस को लेकर आप सत्ता में आए, लगातार वो CMI, बहन जी सुन लीजिए, बहन जी चलाइए ना। अरे बहन जी, अभी तो अभी मैंने पोल खोलनी शुरू की है, तो झूठ की राजनीति कहकर तो आपने मुझे मुद्दा बहुत सुन लीजिए। आप इतनी देर देखिए बहन जी, आपने बोल दिया, थोड़ा मौका मुझे दीजिए, थोड़ा सा मौका दे दीजिए, थोड़ा सा। मैं कांग्रेस के चेहरे का नकाब उतार रहा हूँ, थोड़ा मौका दे दीजिए। अभी की जरा एक बार चुप कराइए बहन जी को। जरा अभी अवसर आया है कि कांग्रेस के मुंह से उसका नकाब कैसे उतारा जाए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, बस 2 मिनट चाहिए मुझे। देखिए, बहन जी ने कहा बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, और जब कांग्रेस के नेता ये बात बोलते हैं तो वो एक एजेंसी का नाम कोट करते हैं, जिस एजेंसी का नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, CMI। ये एजेंसी जो है, जो शाह साहब के MD हैं, बहन जी से पूछिए वो कौन है इस एजेंसी। ये प्राइवेट संस्था है। इस प्राइवेट संस्था के मालिक कांग्रेस ही है, जो P चिदम्बरम साहब के सहयोगी रह चुके हैं। अब बहन जी आप सुनने क्यों नहीं देना चाहती जनता को? अब बहन जी आप बीच में चिल्लाती क्यों है? जनता को सुनने में दीजिए, पता लगे जनता को सच्चाई CMI की। अत्रे साहब थोड़ा सा मुद्दे से भटक जाएंगे, लेकिन फिर भी चलो मैं पूछ लेता हूँ आपसे। अगर आप ये कह रहे हैं, आप CMI के जो आंकड़े हैं उसको बार बार झुठलाते हैं, आप कहते हैं जी कि नहीं वो तो 34% से ज्यादा बेरोजगारी दर बता रहे हैं, लेकिन 6% खुद मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि 6% से ज्यादा, 6.1 आई थिंक वो कहते हैं मुख्यमंत्री साहब। लेकिन सर ये तो बात आप मानिए ना कि आप बार बार ये कहते हैं कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ, झूठे आंकड़े फैलाने के लिए, झूठे आंकड़े देने के लिए कार्रवाई की है, और कार्रवाई की है तो कहां तक बढ़ी, बता दीजिए सर थोड़ा सा। अब सुनिए जी, इस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री जी ने इस विधानसभा सत्र के अंदर कही, और उन्होंने ये कहा था कि हम जो एडवोकेट AG हैं, हम AG साहब को कहेंगे कि वो इस विषय पे देख के बताए कि इस एजेंसी के खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, तो हम कार्रवाई करेंगे। ये तो अभी जो विधानसभा सत्र है उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और देखिए,
कानून के तहत जो कार्रवाई बनेगी वो इस एजेंसी के खिलाफ होगी, लेकिन उसमें कानून के प्रोविजन को देखना पड़ता है। आप भी जानते हैं सरकार संविधान के अनुसार चलती है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जिस एजेंसी का जिक्र बार बार होता है उस एजेंसी का एमडी और उस एजेंसी का चेयरमैन कौन है, बहन जी यहाँ बता दी। कांग्रेस से उसका क्या नाता है? जो चिदम्बरम साहब के नेतृत्व में 2019 में चुनावी घोषणा पत्र समिति बनाई थी, वो उसके सदस्य भी थे। वो एक प्राइवेट संस्था जिसके मालिक कांग्रेसी हैं, उसका आंकड़ा दे रहे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, आपने जो मुख्यमंत्री जी की बात कही 6.1% की, नहीं अत्रे साहब हम थोड़ा सा डिरेल कर रहे हैं डिबेट को। उनका सवाल ये भी था, देखिए अत्रे साहब, उनका सवाल ये भी था कि देखिए सेकंड वेव के दौरान हमने देखा था, कोरोना काल अभी भी चल रहा है और सेकंड वेव में ये बात सही है। अब सच्चाई कितनी है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये तो बात सच है कि ये बार बार आरोप लगाया जा रहा था, कभी धान घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी शराब घोटाला, और अभय चौटाला तो लगातार इस मामले को उठाते रहे थे, वो उंगली उठा रहे थे सरकार के ऊपर। तो मैं आपका जवाब दे देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए और बहन जी का माइक। ठीक है विनू जी सुनिए, बहन जी का माइक म्यूट कर दीजिए। मैं आपकी इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है बोलिए। देखिए पहले तो मैं जो बात कह रहा था वो बीच में अधूरी रह गई थी। मैं केवल इतना कह रहा था कि जो मुख्यमंत्री जी ने 6.1% कही है वो अकेले मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही है। आप याद कीजिए, इससे पिछला विधानसभा सत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हरियाणा की पढ़ के खुद बोल रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में बेरोजगारी की दर 6.1% है। उन्होंने खुद पढ़ी थी सदन के अंदर वो रिपोर्ट। लेकिन कांग्रेसी इस वजह से बौखलाए हुए हैं कि जनता ने लगातार सत्ता से दूर रखा हुआ है, जिसको कांग्रेसी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए सरकार ने बाकायदा एसआईटी बनाई, एसआईटी ने जांच की, जांच में अगर कोई घोटाला नहीं पाया गया और कांग्रेस मित्रों को ऐतराज है तो कांग्रेसी कोर्ट में चले जाएं। किसने रोका है? मेरा बार बार ये सवाल है, जब 2G घोटाला हुआ PIL सुप्रीम कोर्ट में डली, जब कोल घोटाला हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गए। जितने कांग्रेस ने घोटाले किए 1950 के जीप घोटाले से लेके और 2G और ये जो कोल घोटाले तक सभी घोटालों के ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन अगर कांग्रेसियों को लगता है कि मनोहर जी की सरकार में कोई घोटाला हुआ, जबकि सरकार ने जांच करवा ली, आप चले जाइए कोर्ट से दिशा निर्देश ले लीजिए। क्यों नहीं जाते आप कोर्ट? आप जनता के बीच में बैठ के झूठ चिल्लाते हो, घोटाला घोटाला घोटाला। आपके पास कोई सबूत है? मनोहर जी ने तो यहाँ तक कहा, अगर आपके पास सबूत है दीजिए, सरकार कार्रवाई करेगी। आप जाइए सबूत लेके रखिए वहां पे। आपने विधानसभा में सबूत रख देने चाहिए थे, विधानसभा के पटल पे, कि देखिए साहब ये सबूत है, सरकार कार्रवाई नहीं करवा रही। क्यों नहीं आप ऐसा करते? आप केवल चिल्लाते हो, ना तो आप सबूत देते हो, ना सबूत की बात करते हो, ना आप कोर्ट जाते हो, लेकिन सरकार को बदनाम करने की नाकाम कोशिश जरूर करते हो। एक तरफ तो सदन में खड़े होकर इन्हीं के विधायक कहते हैं कि हम मानते हैं कि ये बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेसी विधायक जगबीर मलिक गोहाना से है। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था, जब स्वयं मानते हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, लेकिन फिर भी घोटाला घोटाला घोटाला। कारण क्या है? कांग्रेस सत्ता से दूर, जनता ने लगातार सत्ता से दूर रखा है, कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए सरकार को बदनाम करने की ऐसी चीजें प्रयास करती है। प्रायबाजी नहीं है, बहुत अलग अलग चीजें हैं। खैर, तो आपने विधायक को समझा ली थी बहन जी, वो सदन में बोल रहे थे ईमानदार मुख्यमंत्री, बोल रहा था। जगबीर मलिक जी से पूछ लेते हैं कि जगबीर जी आपने जो ये कहा, हमारे राहुल जी को नहीं ऐसा कहते। हो रही है, आप मुझे कह रहे हैं कि अपने विधायक को समझा लीजिए कि उन्होंने सीएम साहब को ईमानदार क्यों बोला। ठीक है भाई, समझा लेंगे आगे के लिए। आप यहाँ पे उल्टा क्यों बोल रही हो? अब आप यहाँ पे उल्टा नहीं बोल रहे, या तो आपके विधायक गलत थे या आप गलत हो, निर्णय कर लीजिए। आपने कहा कि आप अपने विधायक साहब को समझा लीजिए कि वो मुख्यमंत्री विनू जी ये बात बिल्कुल सही है जो अत्रे साहब कह रहे हैं। अत्रे साहब जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। मैं उस दौरान मैं चंडीगढ़ में मौजूद था और मैं सुन रहा था ये बात, और मुख्यमंत्री ने इस बात को कोट भी किया। मुख्यमंत्री ने इस बात को कोट भी किया कि भाई मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आप ईमानदार को मानते हैं। हमने कब कहा कि सीएम जी ने ये घोटाले किए, उनके राज में ये घोटाले हुए? हम तो ये बात कह रहे हैं। हमने कब कहा देखिए साहब ईमानदार है, उनके नेतृत्व की बात कर रहे हैं। आपने अभी नेतृत्व का प्रश्न उठाया था कि हमारे नेतृत्व में क्या हुआ। मैंने आपको आपके बात बता दी कि आपके नेतृत्व में हमारे देश में तो छोड़िए हरियाणा। चलो अत्रे साहब मैं लौटूंगा, अत्रे साहब मैं आ रहा हूँ। विनू अग्रवाल जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। देखिए बात कर रहे हैं हम, ईमानदारी मुद्दे पर आते हैं, जो मुद्दा आज का हमारा उस पर आते हैं, उसी पर आते हैं हम। सैनी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। सैनी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। जी मैं कहना यही चाहता कि आज आपके टीवी के माध्यम से जनता देख रही है बीजेपी और कांग्रेस का असली रूप।
हम यही रूप जनता को दिखाना चाहते हैं कि दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। जब वो घोटाला करते हैं तो वो चीखते हैं, और जब वो घोटाला करते हैं मोदी जी बड़े जीजा जी कहते थे, उस पे क्या हुआ सबको मालूम है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही एक सिक्के के दो रूप है। यही मैं जनता को दिखाना चाह रहा था, आज आपके माध्यम से जनता देख रही है। मैं वही बात बोलता हूं, मैं बिल्कुल मूल रूप बातें आ जाता हूं कि चाहे वो बीजेपी की सरकार किसी स्टेट में रही हो या देश में रही है, या वो कांग्रेस की सरकार रही है, आज 70-72 साल के बाद भी जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे दिल्ली है। दिल्ली में अगर हमने 2 बार जीते हैं, इसी वजह से जीते हैं क्योंकि इन लोगों ने वहां पे काम नहीं किया। खुराना साहब वहां रहे, सुषमा स्वराज जी वहां रहे, शीला जी दाव तो आपने हरियाणा यहाँ भी लगाया ना सर, हरियाणा में भी लगाया। हम लोगों तक असलियत लेकर गए हैं, अभी तक नहीं पहुंच पाए। पंजाब में आ जाएगा हमारा, हमने चंडीगढ़ में करके दिखा दिया। पंजाब में भी हम लोग असलियत लोगों को दिखा रहे हैं, और जहां तक असलियत पहुंच रही है, अरविंद केजरीवाल अगर ये मान चुके हैं, वहां इन दोनों को इनका आईना दिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ये मान चुके हैं कि भाई वहां पर किसानों की पार्टी आने से हमें नुकसान होगा, कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा, वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है पंजाब को लेकर भी, जो कॉन्फिडेंस आपका पहले दिख रहा था। किसानों के आने से हमें नुकसान होगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो जनता है, बाकी लोग, उनको इन चीजों से वंचित रखा जाए जिन चीजों से कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक रखा है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। एक बात आप मुझे बताइए, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए जो कुछ कदम उठा रही है, आपको लगता है वो सही दिशा में जा रहे हैं, वो अच्छे कदम है और उसका जमीन पर फायदा दिख रहा है? मैं तेरे साहब लौट रहा हूं आपके पास, मैं सैनी साहब से जानना चाह रहा हूं। कुछ है? हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा था सर, हम फिर से अपनी जो हमारा आज का मुद्दा है, जो मसला है, उसी पर हम आते हैं सर। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि हरियाणा सरकार, हरियाणा की मनोहर सरकार या गठबंधन सरकार आप कह लीजिए, और केंद्र की सरकार कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए जो कुछ कदम उठा रही है, आपको लगता है वो सही दिशा में जा रहे हैं, वो ठीक है? देखिए, मैं ये कहता हूं, सिर्फ मनोहर सरकार नहीं, हिंदुस्तान के हर स्टेट की हर सरकार कोरोना से बचने के लिए, बचाने के लिए बिल्कुल सही कदम उठा रही है, और हमें उठाना चाहिए क्योंकि एक महामारी है। इसमें मेरी सरकार, तेरी सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार नहीं होना चाहिए। इवन मैं इससे भी आगे बढ़ के ये कहता हूं, अगर आपको कहीं पे लगता है कोई स्टेट कहीं पे कम पड़ रही है, तो उसका ऊपर आरोप लगाने की बजाय उसकी सहायता करके उस स्टेट की जनता की सहायता की जाए, और इस महामारी को जितनी जल्दी से जल्दी जब भी मामला डगमगाता है, से उठाड़ सेकंड वेव में हमने देखा किस तरीके से आप दोषारोपण करते रहे केंद्र सरकार के ऊपर कि हमें ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, तो याद होगा। देखिए, जिस वक्त हमने बोला ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके बाद ऑक्सीजन मिलनी शुरू हुई है, और हमने अपने लिए नहीं मांगी है, हमने जनता के लिए मांगी है। जनता के लिए अगर हमें केंद्र सरकार से कभी भी कुछ मांगना पड़ेगा, हम मांगेंगे। जनता ने हमें चुनकर भेजा है और उनका हक है केंद्र सरकार से वो चीज लेनी चाहिए, हमारी जिम्मेवारी है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अत्रे साहब। देखिए अमित जी, मैं एक बात कहूंगा, यहाँ पे आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता साहब ने एक बात गलत कोट की। इन्होंने ऑक्सीजन के विषय में जो बात कही, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई ऑडिट के लिए, उस कमेटी के ऑडिट में साबित हो गया था कि केजरीवाल साहब की सरकार झूठ का प्रोपेगेंडा करके जो एक्चुअल डिमांड थी उससे 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड रख रही थी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा था, मैंने नहीं कहा। दूसरी बात, इनकी एक बात से और मैं सहमत नहीं हूँ। ये बात तो मैं मानता हूं कि सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और सब सरकारें जाति करने का कोशिश कर रही है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। उसका कारण बताता हूं, तथ्य बताता हूं। अगर सभी सरकारों ने ईमानदारी से काम किया होता सभी प्रदेशों में, तो शायद स्थिति थोड़ा अलग होती। उसका उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हरियाणा के अंदर जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, हरियाणा ने एक साल में लगभग 7% पहली डोज लगा दी, 70% दूसरी लगा दी। क्या वजह है पंजाब में मात्र 49% लगी? क्या वजह है झारखंड में मात्र 47% लगी? क्या वजह है आंध्रा में मात्र 59% लगी? अगर इन सरकारों ने भी बेहतर काम किया होता और ज्यादा वैक्सीनेशन किया होता तो शायद स्थिति भिन्न होती, अपने कर्तव्य का अगर ढंग से पालन किया होता। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी कि मोदी जी कहते हैं जीजा जी साहब, सरकार का काम होता है किसी भी ऐसे घोटाले की जांच करना और तथ्यों को कोर्ट में रखना। कोर्ट का निर्णय होता है किसको सजा देनी है, किसको बरी करना है। रॉबर्ट वाड्रा साहब का जो हरियाणा का मानेसर लैंड डील मामला है, अभी तक कोर्ट के अंदर है, निर्णय कोर्ट करेगी, सरकार नहीं करा करती। दूसरी बात, हुडा साहब की जो
इंडस्ट्रियल प्लॉट वाला घोटाला है, मानेसर वाला जो 904 एकड़ वाला घोटाला जो बिल्डरों को लिख दिया, वो भी सब मामले कोर्ट के अंदर है, कोर्ट अपना फैसला देगी। तो सरकार का जो कर्तव्य है सरकार ने वो पूरा किया, निर्णय अब कोर्ट को करना है। योगेश जी, मैं आपकी जानकारी में ये विषय डाल देता हूँ। अब बात आती है जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सरकार अपना कर्तव्य पूरी तरह से पालन किया। अब केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर हर प्रदेश के अंदर भेजे, लेकिन आपने भी बाकायदा पढ़ा होगा, आपके यहाँ पे मैंने रिपोर्ट भी देखी थी कि कुछ प्रदेश सरकारें ऐसी है जिन्होंने उन वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल ही नहीं किया। उनमें से बहुत से वेंटिलेटर, ये बाद में जब सवाल ऑडिट हुआ तो ये कह दिया कि साहब ये तो खराब है, हमने इस वजह से इंस्टॉल नहीं किया। जब केंद्र सरकार लगभग 158 करोड़ डोजेज राज्य सरकारों के पास भेजती है कि अब अपने नागरिकों को डोजेज लगाइए, बाकायदा केंद्र सरकार के द्वारा, आपको याद होगा मोदी जी ने कॉल दी वैक्सीनेशन के ऊपर। हरियाणा सरकार तो एक दिन में 6 लाख डोजेज लगा देती है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि क्या वजह है कि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, वहां पे मात्र 59,000 डोज लगती है एक दिन के अंदर। हरियाणा जैसा छोटा प्रदेश 6 लाख डोजेज लगा देता है। तो कुछ सरकारों ने इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की। आप जन्मदिन मना रहे थे ना मोदी जी का, वो तो प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर ये रिकॉर्ड बनाया था ना। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाना भारतीय जनता पार्टी के और मैं कहूंगा देश के हर नागरिक का धर्म और कर्तव्य है, क्योंकि नहीं, फिर मैं ये भी तो नहीं, अत्रे साहब अगर आप एक दिन का वो क्रेडिट लेंगे तो मैं तो ये भी पूछ सकता हूं ना कि वो रफ्तार आपने फिर बरकरार क्यों नहीं रखी? वो रफ्तार अगले दिनों में क्यों देखने को नहीं मिली? आपने हर दिन 6 लाख 5.5 लाख या थोड़ा बहुत कम क्यों कम नहीं लगाई, लेकिन उसके बाद तो फिर वो रफ्तार नहीं रही ना। ये बात तो सही है। आप अमित जी सुन लीजिए, आपने जो ये कहा कि वो रफ्तार क्यों मेंटेन नहीं रही, एक तरफ वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन, दूसरी तरफ उसका डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरी तरफ उसका वैक्सीनेशन होना, ये जो चेन है, ये चेन मेंटेन किस किस स्टेट में, जरा रिकॉर्ड चेक कीजिए। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए कि हरियाणा में लगातार वैक्सीनेशन जो है लगातार होता रहा है, लगातार इस चेन को मेंटेन किया जाता रहता है। उत्तर प्रदेश में लगातार मेंटेन किया जाता रहा है, क्या वजह है? हिमाचल में मेंटेन किया जाता रहा है, लेकिन पंजाब की सरकार ने जो वैक्सीन केंद्र सरकार ने भेजी वो प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच दी। ये भी तो हुआ है ना। बाद में स्वास्थ्य मंत्री को यह कहना पड़ा कि अधिकारियों ने गलती निर्णय ले लिया था। जब एक सरकार ऐसी है जो केंद्र की इस मदद को बेच देती है पैसा कमाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल, और दूसरी पड़ोस की सरकार जो है वो लगातार अपने नागरिकों को वैक्सीनेट कर रही है, तो इस अंतर को भी तो हम देखेंगे, इसके ऊपर भी तो हम चर्चा करेंगे। ठीक है वीरू अग्रवाल जी, देखिए बार बार जो आरोप लगा रहे हैं, एक बड़ा आरोप अत्रे साहब लगा रहे हैं कि चाहे वो राजस्थान की सरकार हो आपकी, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, या क्योंकि गिने चुने प्रदेश हैं जहां पर आपकी सरकार है इन दिनों, उनमें ठीक है, ये सबके सामने है, ये बिल्कुल, ये तो हमारे जो है आंकड़े हैं, एक कोई भी मैच्योर इंसान इस तरह की बात पर मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। आपने मेरा सवाल भी पूरा नहीं होने दिया। मैंने उनके हंसने पर बयान किया, आपका सवाल मैं सुन रही हूँ। जिस ढंग से वो हंसे हैं वो एक मैच्योरिटी का लेवल नहीं दिखाया उन्होंने। खैर बताइए अमित जी, क्या बात करना चाहते हैं? जी बताइए। हाँ, मैं ये सवाल आपसे कर रहा था जो अत्रे साहब कह रहे हैं, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप वैक्सीनेशन में तेजी इसलिए नहीं ला रहे हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड बनेगा तो भारत सरकार उसका क्रेडिट ले लेगी, इसलिए क्या? क्योंकि अत्रे साहब तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं बार बार। देखिए, जैसे अभी जन्मदिन की बात आपने की, तो हम भी बहुत दिल से अपने प्रधानमंत्री जी की आयु की, लंबी आयु की कामना करते हैं, और बिल्कुल हमारा भी फर्ज है उनका जन्मदिन मनाना। तो केवल अगर भाजपा ही मनाते हैं तो ऐसा ये हमें भी गवारा नहीं है, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात, अभी बार बार अत्रे जी कभी नेतृत्व की बात कर देते हैं, और जिस तरह से वो एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात नहीं है। एक अच्छे पोस्ट पर वो बैठे हैं, तो एक अच्छी, ठीक है, हंसना खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस तरह से आप, खैर उस बात को छोड़िए, लेकिन अगर आप भी एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप चुनावों में वायदे करते हैं कि हम आय दुगनी करेंगे, और जब आप सत्ता में आ जाते हैं आप महंगाई दुगनी कर देते हैं। आप बताइए कि उसका क्या कारण है? आप झूठ की बात करते हैं कि झूठ की राजनीति, अभी झूठी आपसे ज्यादा झूठी सरकार और कौन हो सकती है? कि अमित शाह जी स्वयं कहते हैं जो 15 लाख की बात थी वो तो एक जुमला था। ये शब्द ही हमने पहली बार सुना कि जुमला क्या होता है। ये बात अब तो मैम आपको भूल जानी चाहिए। उसके बाद तो चुनाव हो चुका है लोकसभा का, और प्रचंड बहुमत के साथ एक फिर से सरकार बनाई, पहले से ज्यादा अच्छी जीत हासिल की। तो इसका मतलब, लेकिन आपकी सरकार में जो आजकल लेकिन वो जुमला चला नहीं ना। अमित जी सुनिए, अमित जी, जो आजकल इनकी सरकार में ट्रेंड चला हुआ है, अटैची दो और नौकरी लो, घोटालेबाज को बचाओ और घोटालों को दबाओ, तो इस तरह के ट्रेंड से तो आपको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन वो काउंटर करते हैं ना कि आपके टाइम में पर्ची खर्ची चलती थी, आपके टाइम में परिवारवाद चलता था, आपके टाइम पर किस तरीके से हाल हो रहा है
है अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को किस तरीके से नौकरियां बेची जाती थी, ये आरोप भी तो लगाते हैं ना ये बीजेपी वाले। इसका क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल जवाब दे रही हूँ ना, जवाब तो उन्हीं का जवाब है कि जिस तरह से आप कोर्ट में आप कहते हैं कि कोर्ट में लेकर जाइए और जो फैसला होगा हमें मंजूर है, तो आप किस तरह के, ये तो आरोप प्रत्यारोप की सरकार है भाई, ये तो केवल आरोप और प्रत्यारोप कर सकते हैं। जमीनी तौर पर अभी बहुत ढीले हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे अभी ये जो भाजपा और जसपा की जो ठगबंधन सरकार बनी है ना, जिसमें आपस में ही नेताओं की नहीं बनती है, उसके बारे में अगर पोल खोल की बात शुरू हो गई तो बहुत सारे मुद्दे खुल जाएंगे। अत्रे जी आज आप बहुत अच्छे मूड में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कूल मूड में बैठे हैं, हंसी की बात है, लेकिन एक दो मुद्दे ऐसे छेड़ दे कि कहीं हंसी से जरा आंसू आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों नहीं है? आप केवल धमका रही हैं। बिल्कुल खोल रहे हैं, बिल्कुल वन बाय वन सारी बातें आपके सामने लेकर आ रही है। किस तरह से आपने जो हमारे युवाओं को नशे की ओर धकेल कर ताकि वो बेरोजगार रहे और रोजगार को मांगे ना, इस तरह इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस तरह का ये हमारे देश में खेल चल रहा है, बहुत ही निंदनीय है। अत्रे जी संभालिए, जनता सारी एक है, बच्चे हम सब के सरकार ने लगातार कार्रवाई करके नशे के सौदागरों को अंदर किया। रोजगार दिलवाने पर FIR दर्ज हुई थी नशे के सौदागरों के खिलाफ आपकी सरकार, कम से कम गिरेबान में जो आपका झूठ था वो रोजगार के लिए। हमारे खुद पीएम साहब कहते हैं कि डेली 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। कहाँ है भाई नौकरियां? आप बताइए, नौकरियां लाइए ना, क्यों नहीं लाते हैं आप? हमारे युवाओं को क्यों आपने गुमराह कर रखा है? क्यों हमारा जो क्राइम कितना देश में बढ़ रहा है बताइए, उसके पीछे वजह क्या है? ठीक है विनू अग्रवाल जी, की वजह बेरोजगारी। विनू अग्रवाल जी ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से अत्रे साहब आखिरी कमेंट होगा आपका। जी देखिए, एक तो बहन जी ने बात की यहाँ पे नशे की। नशा कहाँ पे है? पंजाब में पूरा देश जानता है। सरकार किसकी है? कांग्रेस की। हरियाणा प्रदेश सरकार ने तो बाकायदा टास्क फोर्स बना के, लेकिन अत्रे साहब ये समस्या जो आप बता रही है, समस्या अब हरियाणा में भी बहुत देखने को मिल रही है सर, यहाँ भी ये पैर पसार रही है, ये भी आप स्वीकार करिए। बता रहा हूँ जिस तरह से हरियाणा सरकार ने बाकायदा टास्क फोर्स बनाई इसके लिए और लगातार कार्रवाई की। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक ही दिन के अंदर 100 FIR हुई थी हरियाणा के अंदर नशे के सौदागरों के खिलाफ। 100 FIR का मतलब लगभग 900 लोग अंदर किए थे एक ही दिन में। हरियाणा में नहीं चल सकता, लेकिन बहन जी पंजाब में जाके देख लो तो ज्यादा अच्छा है। बहन जी ने एक बात और कही है, अरे बहन जी सुन तो लीजिए, बहन जी सुनिए, बहन जी लगातार देखिए, एक बात अमित आप इस बात को समझेंगे और दर्शक भी समझेंगे। बहन जी लगातार कह रही है कि देखिए पोल खोल सकते हैं, पोल खुल सकती है, लेकिन खोलती नहीं है। तो खोल कह रहा हूँ आपके चैनल जैसा इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, अब क्यों नहीं खोलते? ये झूठ क्यों बोलते हो? अगर आपके पास कोई सबूत है बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा उसका, लेकिन आप कोई सबूत देती नहीं है। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। सैनी साहब जल्दी से 10 सेकंड आपके पास। ठीक है सैनी साहब जल्दी से, ये झूठ बोलना बंद कीजिए। बोले सैनी साहब, इंतजार करेंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, समय नहीं है। देखिए आज का जो मुद्दा था, आज का जो मुद्दा था कोरोना की वैक्सीन को लेके, कोरोना को लेके जी, मैं इन सारे जितना भी हमारा 1 घंटे का जो वार्तालाप रहा है, इससे एक ही बात का मैं निष्कर्ष निकालता है और एक ही बात मैं कहना चाहता हूं दोनों अपने प्रवक्ता साथियों से, चाहे वो बीजेपी से चाहे कांग्रेस से, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए इस महामारी को कैसे और कितनी जल्दी खत्म किया जाए। उसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अनिल विज जी का कुछ हो या सत्येंद्र जैन जी ने कुछ कहा हो। हमें इन चीजों से ऊपर उठकर इस महामारी को खत्म करने के लिए जितना हमसे हो सके वो काम किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी, विनू जी आपका, अत्रे साहब आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखिए, हम भी यही अपील करेंगे कि कोरोना जैसी बीमारी, कोरोना जैसी महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति किसी के भी हित में नहीं है। मसला में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।